हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे हम आज थियोरेटिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। उसको पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का, वो कुछ इस प्रकार है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। और अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव लगने का मुख्य कारण है अणुओं के बीच में लगने वाला सहसंजक बल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो इसका आकार कौन निर्धारित करता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में आकार का निर्धारण कौन करता है? पृष्ठ तनाव करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्यों? क्योंकि साबुन के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है, यह विलयन का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, वह धूल अवशोषित कर लेता है। और ऑप्शन डी, वह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो जब भी हम अघुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन, जब पानी के अंदर साबुन मिलाया जाता है तो उसका भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए, ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव। तापमान बढ़ने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कम होता है। ये सारे उस टाइप के क्वेश्चन है जो एक बार पढ़े, आरएल टाइप के, रट लो टाइप के, जिनके क्वेश्चन पढ़ो सीधे आंसर रट लो। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर शून्य होता है, ये पूछ रहा है। तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो 647 केल्विन से कुछ कम ताप पर क्या होता है, शून्य होता है। तो राइट आंसर होगा डी। पर इसका सी भी राइट हो सकता है क्योंकि 370 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये जो है वो आपका हो जाएगा 643 केल्विन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 647 केल्विन, जो कि डी ऑप्शन में कह रहा है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन राइट होंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल की सतह पर प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी द्रव की एक छोटी बूंद का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलीय होता है। कोई एक द्रव है, उसकी छोटी बूंद का जो आकार है वो ज़्यादा गोलाकार होता है बड़ी बूंद की तुलना में। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जो पृष्ठ तनाव बल जो होता है छोटी बूंद के लिए, वो गुरुत्वीय बल से क्या होता है, अधिक होता है। अब हम मूव करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दाढ़ी बनाने के ब्रश के बाल पानी में से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव सिकुड़ता है तो पानी की ब्रश के जो बाल हैं वो भी क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एल भुजा के वर्गाकार फ्रेम को एक द्रव में डुबोया जाता है, बाहर निकालने पर उसमें एक पतली फिल्म बन जाती है। तो फ्रेम पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो जैसे सपोज ये हमारी क्या है, एक वर्गाकार फ्रेम है, तो इस पे जो कुल बल लगेगा, देखो यहाँ पर एक साइड पे लगेगा 2TL, TL आगे की ओर, TL पीछे की ओर। सिमिलरली इधर भी 2TL, इधर भी 2TL और इधर भी कितना लगेगा, 2TL। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 8TL। तो ऑप्शन सी जो है 12th का वो हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता। अगर कांच पर तेल लगा दिया जाए तो वो पानी जो है वो कांच को गीला नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी का सहसंजक बल है वो तेल और पानी के असंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पानी की बूंद तेल में लगभग गोले की आकृति ले लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का सहसंजक बल पानी तथा तेल के आसंजक बल से अधिक होता है। 13वें क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रश्न तनाव से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? कपूर के एक टुकड़े का पानी के ऊपर नाचना, ये प्रश्न तनाव से संबंधित है। छोटे पारे की बूंद का स्वयं गोलाकार होना, ये भी प्रश्न तनाव से संबंधित है। और सी कहता है किसी चम्मच से घुमाने पर द्रव में उत्पन्न भंवर रूपी गति का कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाना, ये प्रश्न तनाव का उदाहरण नहीं है, ये श्यानता का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कांच की केस नली में द्रव के पृष्ठ की आकृति जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो कांच की केस नली में द्रव के पृष्ठ की आकृति निर्भर करती है सिर्फ द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल पर। ऑप्शन ए ये कहता है। बी कहता है सिर्फ द्रव कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल पर। और जो सी है वो कहता है केवल सहसंजक तथा असंजक बलों के आपेक्षिक परिमाण पर। दोनों पर निर्भर करता है, तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सहसंजक और असंजक बल के आपेक्षिक परिमाण पर। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। पृष्ठीय तनाव का गुण पाया जाता है। पृष्ठ तनाव का गुण किन में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ द्रवों में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, या ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कि ताप के साथ क्या होता है? घटता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि कांच की दो प्लेटों को एक दूसरे के निकट जल में अंशतः डुबोया जाता है तो वे एक दूसरे को करेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी के जो अंदर जो पृष्ठ तनाव का गुण है जिसके कारण पानी सिकुड़ेगा, क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करेगा, तो कांच की जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या होगी? आकर्षित होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की। जल में नमक घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा क्योंकि घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव बनता है। और नमक कैसी अशुद्धि है? घुलनशील अशुद्धि है। कैसी है? घुलनशील अशुद्धि, इसलिए क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव ठोस असंजक बल द्रव की तुलना में बहुत कम है। असंजक बल कम है, सहसंजक बल ज़्यादा है, तो ठोस के समीप में द्रव के सतह का आकार कैसा होगा? जब भी सहसंजक बल ज़्यादा होता है सतह का आकार कैसा होता है? उत्तल। और असंजक बल ज़्यादा होता है, तब कौन सा होता है? अवतल। ये कब होता है? जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, किससे? एडेसिव फोर्स से, तब तो ये होगा। और अवतल कब होगा? जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव फोर्स से, यानी कि असंजक बल सहसंजक बल से ज़्यादा हो, तब तो सी होगा। और यहाँ पे जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा? किस ताप पर ऐसा होगा? तो देखिए 75 डिग्री सेल्सियस पर। जितना ज़्यादा तापमान होगा पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा। और सबसे ज़्यादा तापमान कितना है? 75 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखते हैं। यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाल लिया जाए, कांच की छड़ जो है उसको पारे में डुबोकर बाहर निकाल लिया जाए तो पारा छड़ से चिपकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पारे का असंजक बल अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। पारा किसी भी चीज़ को गीला नहीं करता। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पारा कांच, लकड़ी तथा लोहे पर नहीं चिपकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारे का जो सहसंजक बल है वो असंजक बल से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न प्रकार प्रभावित होता है। ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी कहता है संपर्क में आने वाले द्रव पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी कहता है साबुन की उपस्थिति से बढ़ता है, नहीं घटता है। और डी कहता है द्रव की सांद्रता बदलने से बदलता है। हाँ, घुलनशील पदार्थ मिलाने पर बढ़ जाएगा, अघुलनशील पदार्थ मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या कहता है, यदि पानी की बूंद को तेल की सतह पर छोड़ दिया जाए तो ये तेल के साथ मिल जाएगी, ये फिल्म के रूप में
फैल जाएगी, ये विकृत हो जाएगी, और ऑप्शन डी कहता है ये गोलाकार हो जाएगी। पानी की बूंद गोलाकार होगी क्योंकि पानी का सहसंजक बल पानी और तेल के मध्य लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दो कांच की प्लेटें जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखी है कि इनके मध्य थोड़ा सा पानी है, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि पानी के कण पास पास आते हैं तो वो चिपकी हुई रहती है और दूर इनको अलग अलग करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो ये कहता है कि गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि पृष्ठ तनाव गर्म पानी का अधिक होता है। और बी ऑप्शन जो है वो कहता है पृष्ठ तनाव कम है। सी कहता है साबुन की खपत कम होती है। और डी कहता है उपरोक्त में से कम नहीं, क्योंकि गर्म है, गर्म का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है पृष्ठ तनाव की विमा आसानी से निकाली जा सकती है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। आसानी से सोल्व करोगे। फोर्स की होती है m1 L1 T-2 और डिवाइड में लेंथ की L1। सोल्व करोगे क्या आ जाएगी? m1 L0 T-2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है 29 का वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या की बूंद को, कैपिटल आर त्रिज्या की बूंद को स्मॉल आर त्रिज्या की n बूंदों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो जो n बूंदों की ऊर्जा होगी माइनस बड़ी बूंद की ऊर्जा कर दो, तो आपका जो आंसर है n बूंदों की ऊर्जा माइनस बड़ी बूंद की ऊर्जा करके सोल्व करोगे, ए आंसर आपका हो जाएगा। n बूंदों की ऊर्जा n × 4πr²t और बड़ी बूंद की त्रिज्या, जो बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? ये तो हो गई किसकी? छोटी बूंद की। माइनस बड़ी बूंद की क्या हो जाएगी? 4πr²t और n यहाँ से देखिए 4πt कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा nr² - r²। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसी द्रव की सतह के अणु की स्थितिज ऊर्जा उसी द्रव के अंदर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष। तो जो सतह पर होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो अंदर होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 31 का। अब हम आगे मूव करते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर क्या कहता है? दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। जब दो छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो उसमें क्या होती है? मुक्त होती है, क्योंकि छोटी बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय ऊर्जा अधिक होती है और बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आर त्रिज्या की एक गोलीय बूंद 8 समान बूंदों में विभक्त की जाती है, प्रत्येक का पृष्ठ तनाव T है। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? 8 समान बूंदों में बांटोगे तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वो क्या रहेगा? 4πr² T × n⁻⁴ - 1 और 8⁻⁴ - 1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या? 4πr² T। ऑप्शन सी जो है हमारा 33 का वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक साबुन के बुलबुले को फुलाकर उसका व्यास स्मॉल d से कैपिटल D तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? साबुन का बुलबुला है, उसका व्यास कितना करना है? स्मॉल d से क्या करना है? कैपिटल D करना है। तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य जो है वो होता है हमारा T∆A। तो देखिए T, देखो सबसे पहले स्मॉल d से कैपिटल D कर रहे हैं तो 4π व्यास दे रखा है d²/4 और माइनस 4πd²/4। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, साथ में आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बुलबुला है, तो यहाँ से 4 से 4 इनमें कट हो जाएंगे और 2π बाहर आ गया तो d² - d²। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 का क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T और एक बुलबुले का व्यास D से 2D तक इस प्रकार तक प्रसार करने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये सेम ऊपर की तरह ही सोल्व हो जाएगा। 2π यहाँ पे कैपिटल D की जगह 2D, स्मॉल d की जगह कैपिटल D रख के सोल्व करो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6πd²
टी। और जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है समान त्रिज्या की 1000 पानी की बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो अंतिम पृष्ठ ऊर्जा और प्रारंभिक पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम और प्रारंभिक पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे। तो W इक्वल टू क्या रहेगा, अंतिम पृष्ठ ऊर्जा प्रारंभिक पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात निकालना है, टी जो रेडियस से निकालोगे। तो देखो एक की जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद की जो रेडियस है वो तो क्या रहेगी r², और जो छोटी बूंदें हैं उनके लिए टोटल कितनी हो जाएगी /3 इंटू r² अपॉन स्मॉल r²। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1/10। 1/10। छोटी बूंद की वैसे भी ज़्यादा होगी, छोटी बूंदों की कुल, तो वो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 100 से ही होगी, तो वो क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, r त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती हैं, तब छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो जो छोटी बूंद की त्रिज्या होगी वो क्या होगी n⁻⁴ इंटू r, यानी कि देखो स्मॉल r इक्वल टू ये होगा तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल r इक्वल टू ये जो है प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार सोल्व होगी। हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, और जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो 1000 बूंदों का वॉल्यूम 1000 इंटू 4/3 पाई r³ इज़ इक्वल टू बड़ी बूंद का वॉल्यूम 4/3 r³। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा कैपिटल R/10। 37 का आ जाएगा डी ऑप्शन हमारा। अब बात करते हैं हम 38 नंबर प्रॉब्लम की। 38 नंबर प्रॉब्लम कहते हैं जब 10 की पावर 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बड़ी बूंद का घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व कम हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप घट जाता है। जब भी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो उसमें मुक्त करती है तो उस स्थिति में ताप बढ़ेगा। 39 नंबर प्रॉब्लम कहती है एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण, ठोस की सतह को गीला कब नहीं करेगा, जब स्पर्श कोण क्या हो 90 से अधिक हो। और अब हमारा जो 40 नंबर प्रॉब्लम है, 40 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है कि केस नली में पारे का चंद्रतल मेनिस्कस जो होता है वो कैसा होता है, पारा जो होता है उसका सहसंजक बल अधिक होता है, और जिसका सहसंजक बल अधिक होता है उसका चंद्रतल उत्तल आकृति का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कहता है, ताप के बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण, ताप बढ़ेगा तो प्रस्तनाव घटेगा, प्रस्तनाव घटेगा तो स्पर्श कोण भी घटेगा। अब आगे बात करते हैं हम 42 नंबर की। 42 नंबर कहता है कांच तथा पारे के मध्य स्पर्श कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से अधिक सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है पारे की बूंद कांच पर नहीं फैलती क्योंकि पारे और कांच के बीच में स्पर्श कोण का मान क्या होता है, अधिक कोण होता है, 90 से अधिक होता है। 44 नंबर प्रॉब्लम कहती है यदि किसी द्रव की सतह समतल है तब द्रव तथा बर्तन की दीवारों के बीच स्पर्श कोण होगा। द्रव की सतह समतल है तो जो स्पर्श कोण है वो कैसा होगा 90 डिग्री, जैसे चांदी की केस नली में पानी भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हमारे कि r त्रिज्या की एक बूंद द्रव की बूंद में दाब आधिक्य होता है, P एक्सेस जो है वो किसके समानुपाती होगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T/r, यानी कि r इन्वर्स के प्रोपोर्शनल। अब हम आगे बात करते हैं 46 नंबर प्रॉब्लम की। साबुन के किसी बुलबुले के अंदर तथा बाहर के दाब में अंतर होता है। बुलबुले के अंदर डबल हो जाएगा, बूंद के लिए 2T/r, तो बुलबुले के लिए कितना हो जाएगा 4T/r। अब 47 नंबर जो प्रॉब्लम है हमारी, हम उसके बारे में बात करेंगे। यदि एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दूसरे अन्य साबुन के बुलबुले की त्रिज्या की 4 गुनी हो तो इनके दाबों का अनुपात क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा भाई। देखो जो दाब आधिक्य है वो त्रिज्या के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2/R1।
अगर दूसरे की त्रिज्या आर है तो पहले की कितनी दे रहा है 4r, यानी कि 1:4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर पढ़ते हैं। एक अखबार के पन्ने पर फाउंटेन पेन से लिखना मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसका कारण क्या है? केशिकात्व। इसका कारण क्या है? केशिकात्व। केशिकात्व की वजह से जो फाउंटेन पेन से लिखने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले द्रव स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो हमें पता है कि जो केस नली में जो हाइट होती है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्यास 2 गुना मतलब त्रिज्या 2 गुनी, तो हाइट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो 50 नंबर प्रॉब्लम है हमारी वो ये कहती है कि निम्न में से सही संबंध कौन सा है? तो सीधा सा बता सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। r = 2t cos थीटा अपॉन एच डी जी, या h = 2t cos थीटा अपॉन आर डी जी। ये हमारा जो केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई याद करने के लिए फॉर्मूला होता है, उससे निकाला गया है। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।